Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. Hello everyone, this is Dr. A.N. Tiwari. In this video, we are going to discuss another 26 MCQs questions related to the marketing. Student, मार्केटिंग के MCQ सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट फर्स्ट के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया के यूनिट फर्स्ट रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया है। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो आइए फटाफट मार्केटिंग के MCQ सीरीज़ के इस दूसरे भाग के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर गुड्स इन इंडिया डिपेंड्स लार्जली ऑन। भारत में वस्तुओं की मांग काफ़ी हद तक किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर कृषि, ऑप्शन बी रेनफॉल वर्षा, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी इनकम आय। हम सब जानते हैं कि इंडियन इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकॉनमी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करता है। ऑप्शन बी की बात करें रेनफॉल वर्षा, तो यह एग्री प्रोडक्शन पर प्रभाव डालती है, इससे डिमांड पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं इन्फ्लेशन की बात करें मुद्रास्फीति या महंगाई का मांग पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता है जितना एग्रीकल्चर का पड़ता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का पड़ता है। इनकम यह भी डिमांड को प्रभावित करने वाला एक घटक है, एक एलिमेंट है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में से सबसे जो सही ऑप्शन है वह है एग्रीकल्चर कृषि। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मीडिया हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द इम्पर्सनल वंस इन द रूरल मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट। ग्रामीण विपणन के संदर्भ में कौन सी मीडिया का अवैयक्तिक की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए इज इम्पर्सनल और व्यक्तिगत, ऑप्शन बी पर्सनल व्यक्तिगत, ऑप्शन सी डायरेक्ट प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। जहाँ तक रूरल मार्केटिंग का प्रश्न है तो रूरल मार्केटिंग के अंतर्गत इम्पर्सनल मीडिया से ज़्यादा प्रभाव पर्सनल मीडिया का पड़ता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी पर्सनल व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूरल पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स अर्बन सेक्टर फॉर। ग्रामीण आबादी किसके लिए शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रही है? ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट रोजगार, ऑप्शन बी बिजनेस व्यवसाय, ऑप्शन सी एजुकेशन शिक्षा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन के प्रमुख कारणों में शहरी क्षेत्र में रोजगार के अत्यधिक अवसर की उपलब्धता, बेहतर व्यवसायिक भविष्य, अच्छी शिक्षा का बेहतर विकल्प तथा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के कारण ग्रामीण आबादी तेजी से शहरों की तरफ मूव कर रही है। इस प्रकार यदि इस प्रश्न का सही जवाब देखें तो ये सभी कारण हैं ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्र की तरफ पलायन के। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी।
Next question is, which of the most important tool for developing the रूरल मार्केट? ग्रामीण बाजार के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए इज इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन संचार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। इंडिया में रूरल मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। जैसे अभी भी गांव में अच्छी मंडियां नहीं हैं, जो हाट बाज़ार है वो बिल्कुल अव्यवस्थित परिवेश में है, इनका कोई व्यवस्थित विकास नहीं हो पाया है, जो रूरल मार्केटिंग में एक बाधक के रूप में काम करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो सड़कों से जुड़े नहीं हैं या ठीक प्रकार की सड़कें गांव तक पहुंचने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग कठिन होता है। वहीं आज सूचना क्रांति का दौर चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी केबल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता है, बिजली पानी सुरक्षा आदि जैसे संसाधनों का अभाव है। ये सभी रूरल मार्केटिंग के डेवलपमेंट में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो इस प्रश्न के जवाब में सबसे सही आंसर है वह है ऑल ऑफ द एबव, अर्थात ग्रामीण बाजार के विकास के लिए इन सभी महत्वपूर्ण घटकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के संसाधनों का ग्रामीणों तक पहुंच सुनिश्चित करके ही रूरल मार्केटिंग का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर रिजल्ट्स इन ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। कृषि में किस प्रकार के विकास के परिणाम स्वरूप समग्र ग्रामीण विकास होता है? ऑप्शन ए कल्चरल सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सोशल सामाजिक, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल तकनीकी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। इंडियन एग्रीकल्चर पर जिस फैक्टर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वह है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके भारतीय कृषि का स्वरूप पूरी तरीके से बदल रहा है। आज इंडिया एक तरफ जहां अपनी ज़रूरतों के लिए तो उत्पादन कर ही रहा है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाहर भी भेजे जा रहे हैं, इनका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग कमेटी सिस्टम एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग आर द टू फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ रूरल मार्केटिंग। विपणन समिति प्रणाली और सहकारी विपणन ग्रामीण विपणन के उद्देश्य से बनाई गई दो किस प्रकार के संस्थान हैं? ऑप्शन ए इज पैरेलल इंस्टीट्यूशन समानांतर संस्थान, ऑप्शन बी हॉरिजेंटल इंस्टीट्यूशन क्षैतिज संस्थान, ऑप्शन सी डायगोनल इंस्टीट्यूशन कर्णीय संस्थान, ऑप्शन डी वर्टिकल इंस्टीट्यूशन लंबवत संस्थान। स्टूडेंट्स, पैरेलल इंस्टीट्यूशन उन इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं जिनका कार्य क्षेत्र समान होता है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करती हैं तथा इनका अल्टीमेटली गोल सेम होता है, एक ही उद्देश्य होता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को पैरेलल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हॉरिजेंटल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हॉरिजेंटल इंस्टीट्यूशन वे संस्थान होते हैं जो एक समान स्थिति में काम करते हैं और दोनों का कार्य क्षेत्र
अलग अलग होता है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। वहीं डायगोनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो डायगोनल इंस्टीट्यूशंस वे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। वर्टिकल इंस्टीट्यूशन लंबवत संस्थान वे संस्थान होते हैं जो एक हेरारिकी के अंतर्गत काम करते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरह या किसी एक सिस्टम में हेरारकी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को वर्टिकल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। जबकि यदि हम बात करें मार्केटिंग कमेटी सिस्टम और कोऑपरेटिव मार्केटिंग की, तो ये दोनों ही संस्थान रूरल मार्केटिंग में काम करते हैं और रूरल मार्केटिंग के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही अहम योगदान है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर काम करते हैं और दोनों का अल्टीमेटली गोल एक ही है, रूरल मार्केटिंग सिस्टम को इनरिच करना, रूरल मार्केटिंग सिस्टम को इन्हांस करना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पैरेलल इंस्टीट्यूशन, समांतर संस्थान। अर्थात मार्केटिंग कमेटी सिस्टम एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग आर द टू पैरेलल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ रूरल मार्केटिंग। विपणन समिति प्रणाली और सहकारी विपणन ग्रामीण विपणन के उद्देश्य से बनाई गई दो समानांतर संस्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट्स। विपणन का परिवहन कार्य क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। ऑप्शन बी फॉर्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता। ऑप्शन सी टाइम यूटिलिटी, समय उपयोगिता। ऑप्शन डी पोजीशन यूटिलिटी, अधिकार उपयोगिता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। ट्रांसपोर्टेशन हिंड्रांसेस ऑफ बिजनेस की प्लेस रिलेटेड हिंड्रांसेस को समाप्त करती है, जिससे हर प्रकार की वस्तु हर स्थान पर उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग में प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। वहाँ फॉर्म यूटिलिटी की बात करें तो यदि प्रोडक्ट के स्वरूप या रूप में कोई परिवर्तन करके उसको किसी खास मार्केट के लिए उपयोगी बनाया जा सके या किसी खास वर्ग के उपभोक्ता के लिए उपयोगी बनाया जा सके तो उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट किसी खास टाइम पर ही उत्पन्न होता है लेकिन उसकी उपलब्धता वर्ष भर यदि बनाए रखनी है तो वेयर हाउसिंग के माध्यम से हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। अर्थात किसी भी समय पैदा होने वाली कोई फसल है या वस्तु है, किसी स्पेसिफिक टाइम में पैदा होने वाली कोई वस्तु है तो उसे वर्ष भर उपलब्ध कराया जा सके। जैसे मान लीजिए गेहूँ साल में जो है वो गर्मी के मौसम में पैदा होता है लेकिन वर्ष भर रोटी खाने की ज़रूरत होती है, तो वेयर हाउसिंग के माध्यम से वीट के अंदर टाइम यूटिलिटी उत्पन्न की जाती है, समय उपयोगिता उत्पन्न की जाती है, जिससे कि वर्ष भर रोटी मिलती रहे। आज हम सब EMI ऑप्शन से परिचित हैं। यदि कोई महंगी वस्तु है उसे हम एक बार में खरीद नहीं सकते तो क्या करते हैं, तो अगर हमारे पास EMI ऑप्शन उपलब्ध है तो हम EMI पे ख़रीद लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं। हायर परचेस सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आज तमाम सारे ये प्रैक्टिस में हैं। ये सभी पोजिशनल यूटिलिटी उत्पन्न करते हैं, यानी यदि हम उस वस्तु को या उस सामान को एक बार में परचेस न कर सकें तो धीरे धीरे करके भी हम वस्तु को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मार्केटिंग के अंतर्गत पोजिशनल यूटिलिटी क्रिएट्स करते हैं।
यहाँ चूंकि प्रश्न में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट फंक्शन मार्केटिंग में किस प्रकार की यूटिलिटी उत्पन्न करता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लेस यूटिलिटी उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्टिंग ग्राउंड नट इंटू ऑयल क्रिएट्स। मूंगफली को तेल में बदलने से उत्पन्न होती है, किस प्रकार की उपयोगिता उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए इज प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। ऑप्शन बी फार्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता। ऑप्शन सी टाइम यूटिलिटी, समय उपयोगिता। ऑप्शन डी पोजेशनल यूटिलिटी, अधिकार उपयोगिता। अभी इन सब की चर्चा की गई है, तो यहाँ देखें इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फॉर्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता। क्योंकि यहाँ जो ग्राउंड नट है उसे हम आयल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आयल में बदल रहे हैं, तो जब हम वस्तु के स्वरूप को बदल देते हैं तो फॉर्म यूटिलिटी उत्पन्न होती है, रूप उपयोगिता उत्पन्न होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटेबल सरप्लस विल बी मोर इन द केस ऑफ। किसके मामले में विपणन योग्य अधिशेष अधिक होगा? ऑप्शन ए राइस, चावल। ऑप्शन बी ज्वार। ऑप्शन सी कॉटन, कपास। ऑप्शन डी ग्राम, चना। सामान्यतः किसान अपनी कृषि उपज का एक हिस्सा जो उसके प्रयोग हेतु होता है उसे अपने पास रख लेता है और सरप्लस को ही मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है। इस प्रकार से किसान की आवश्यकता जिन वस्तुओं की सबसे अधिक होती है उस प्रकार की उपज का मार्केट सरप्लस कम होता है। जैसे चावल देखें तो खाने के लिए किसान सामान्य तौर पे अपने खेत का उगाया हुआ चावल ही इस्तेमाल करता है, तो चावल का बड़ा हिस्सा किसान अपने प्रयोग में ले लेता है, इसलिए सामान्यतः चावल का सरप्लस जो है वो कम होता है। वहीं खाद्यान्न में ज्वार की भी कुछ यही स्थिति होती है, इसका भी मार्केटेबल सरप्लस कम हो सकता है। वहीं चना भी चूँकि एक खाद्यान्न है, खाद्यान्न पर किसान अपनी फसल पर ही निर्भर होता है, तो खाद्यान्न फसलों का मार्केटेबल सरप्लस सामान्यतया कम होता है। जबकि कॉटन की यदि बात करें तो कॉटन की उपज ज़्यादा होती है। कॉटन का इस्तेमाल क्या होता है? तो कॉटन का सीधे इस्तेमाल किसान का नहीं है, यानी किसान सीधे कपास का अपने किसी भी घरेलू काम में इस्तेमाल नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए कपास जो भी पैदा होगा खेत में वह पूरा का पूरा मंडी में किसान ले जाएगा। तो अन्य ऑप्शंस की यदि बात करें राइस, ज्वार, ग्राम, तो इसकी अपेक्षा कॉटन का मार्केटेबल सरप्लस सर्वाधिक होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉटन, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ मार्केटेबल सरप्लस एक्सेप्ट। निम्न में से किसको छोड़ करके सभी का विपणन योग्य अधिशेष के साथ सकारात्मक संबंध है? स्टूडेंट, जहाँ तक पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होना चाहिए, तो इन दोनों परिस्थितियों को हम पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंतर्गत देखते हैं। अब हम ऑप्शन की बात करें तो साइज ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग का आकार। ऑप्शन बी साइज ऑफ फैमिली, परिवार का आकार। ऑप्शन सी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें साइज ऑफ होल्डिंग, किसान के पास जितना ज़्यादा खेत होगा वह उतना ही अधिक उत्पादन करेगा, और जितना अधिक उत्पादन करेगा तो उसका मार्केटेबल सरप्लस उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार देखें, यदि होल्डिंग बढ़ेगी तो मार्केटेबल सरप्लस भी बढ़ेगा। वहीं ऑप्शन सी की बात करें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा,
तो जितना ज़्यादा उत्पादन होगा मार्केटेबल सरप्लस उसी अनुसार बढ़ेगा, उत्पादन कम होगा तो मार्केट सरप्लस कम हो जाएगा। तो यहाँ साइज ऑफ होल्डिंग और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का तो मार्केटेबल सरप्लस के साथ सीधा संबंध है, लेकिन वहीं ऑप्शन बी की यदि बात करें, साइज ऑफ फैमिली, परिवार का आकार, यदि किसान के परिवार का आकार बढ़ जाएगा तो उसकी घरेलू खपत बढ़ जाएगी और घरेलू खपत बढ़ेगी तो मार्केटेबल सरप्लस कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइज ऑफ फैमिली जो है और मार्केटेबल सरप्लस का सीधा संबंध नहीं होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता है, इनके बीच निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी जैसे ही परिवार का आकार बढ़ेगा मार्केटेबल सरप्लस कम हो जाएगा और यदि परिवार का आकार छोटा होता है तो मार्केटेबल सरप्लस बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइज ऑफ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नीड टू बी मार्केटेड क्विकली बिकॉज इट इज। कृषि उपज को जल्दी से बाजार में लाने की ज़रूरत होती है क्योंकि यह होते हैं। ऑप्शन ए ड्यूरेबल टिकाऊ, ऑप्शन बी पेरिशेबल नासवान, ऑप्शन सी एक्सपेंसिव महंगे, ऑप्शन डी यूजफुल फॉर लाइफ जीवन के लिए उपयोगी। हम सभी जानते हैं कि एग्री प्रोड्यूस अगर समय से मार्केट न पहुँचे तो इनके खराब होने का, इनके नष्ट होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तेज़ी से या बहुत कम समय में मंडी में ले जाने की ज़रूरत होती है। ये जैसे ही पैदा होते हैं, फसल जैसे ही पैदा होती है उसको बेचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सामान्यतः एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पेरिशेबल नासवान होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिशेबल नासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रबी एंड व्हाट। कृषि उपज मोटे तौर पर दो प्रकार रबी और डॉट डॉट में विभाजित है। ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी मानसून वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी कैश क्रॉप्स नगदी फसल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इंडियन एग्रीकल्चर में दो क्रॉप्स सीजन कहे जाते हैं, एक रबी और दूसरा खरीफ। इसके अतिरिक्त एक और क्रॉप सीजन की बात की जाती है जिसको कहते हैं जायद। जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो या तो रबी सीजन की क्रॉप्स होती हैं या खरीफ सीजन की क्रॉप्स होती हैं। इनके बीच में जो समय बचता है, जिस समय खेत खाली रहता है, उस समय बहुत कम समय के लिए या बहुत कम महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन किसान कर लेता है। और जब इस प्रकार का उत्पादन किसान करता है, यानी दो मेन फसलों के बीच के खाली समय के उपयोग के लिए कोई फसल खेत में लगा देता है, तो उस फसल को जायद क्रॉप्स कहते हैं। यहाँ चूँकि मेन क्रॉप सीजन की बात की जा रही है तो मेन क्रॉप तो दो ही होता है, एक होता है आपका खरीफ और दूसरा होता है रबी। तो रबी दिया है, दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न में जो सही जवाब होगा वो होगा खरीफ, ऑप्शन ए खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी मार्केट्स आर फॉर द सेल ऑफ डॉट डॉट प्रोडक्ट्स। प्राथमिक बाजार किन उत्पादों की बिक्री के लिए होते हैं? ऑप्शन ए नेशनल राष्ट्रीय, ऑप्शन बी स्टेट राज्य, ऑप्शन सी इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय, ऑप्शन डी लोकल स्थानीय। तो जहाँ तक प्राइमरी मार्केट्स की बात है, प्राथमिक बाजार की बात है रूरल मार्केटिंग के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत मंडियाँ, हाट, बाजार आदि आते हैं जिनका उद्देश्य लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट देना होता है, लोकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग होता है। तो इस प्रकार देखें, प्राइमरी मार्केट आर फॉर द सेल ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी इज
करेक्ट। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लोकल, स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द 4A इन रूरल मार्केटिंग? ग्रामीण विपणन में 4A क्या है? जिस प्रकार से मार्केटिंग में हम 4P की बात करते हैं, वैसे ही रूरल मार्केटिंग में 4A की बात होती है, जिसमें शामिल है अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस। तो इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच स्ट्रेटजी एन ऑर्गेनाइजेशन विल इंटर द रूरल मार्केट्स आफ्टर टेस्टिंग सक्सेस इन अर्बन मार्केट्स? किस रणनीति के तहत शहरी बाजारों में सफलता का स्वाद चखने के बाद एक संगठन ग्रामीण बाजारों में प्रवेश करेगा? ऑप्शन ए, अ न्यू इंटेंट, एक नव प्रवेशक। ऑप्शन बी, अ मिड इंट्रेंट, एक मध्य प्रवेशक। ऑप्शन सी, अ लेट इंट्रेंट, एक विलंबित प्रवेशक। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जब कोई बिजनेस, कोई संगठन, कोई फर्म सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में अपना विपणन प्रारंभ करती है, अपना मार्केटिंग सबसे पहले रूरल एरिया में प्रारंभ करती है और इसके बाद अपना मूव शहरों की तरफ करती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को अ न्यू इंटेंट कहते हैं, एक नव प्रवेशक कहते हैं। वहीं जब कोई फर्म अर्बन एरिया में मार्केटिंग का काम करके लाभ कमाने के बाद रूरल एरिया में भी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है, अपनी मार्केटिंग एरिया को बढ़ाना चाहती है, तो इस प्रकार के फर्म को कहते हैं अ मिड इंट्रेंट, एक मध्य प्रवेशक। वहीं जब कोई फर्म लंबे समय तक केवल शहरी क्षेत्र में ही काम करती है, बहुत लंबे समय के बाद कभी यदि स्थिति ऐसी बनती है तो वह रूरल एरिया की तरफ मूव कर सकती है, तो इस प्रकार के फर्म को अ लेट इंट्रेंट कहते हैं, एक विलंबित प्रवेशक कहते हैं। इस प्रकार यदि प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि किस रणनीति के तहत शहरी बाजार में सफलता का स्वाद चखने के बाद एक संगठन ग्रामीण बाजार में प्रवेश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ मिड इंट्रेंट, एक मध्य प्रवेशक अर्बन एरिया में सक्सेस के बाद रूरल एरिया में मार्केटिंग के लिए आता है और यदि इस प्रकार का डिसीजन लेता है तो यह अ मिड इंट्रेंट स्ट्रेटजी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैटर्ड मार्केट इज द मेन फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट? बिखरा हुआ, फैला हुआ बाजार किस प्रकार के बाजार की मुख्य विशेषता है? रूरल मार्केट की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें है लार्ज सेक्टर, डाइवर्सिफाई और स्कैटर्ड। रूरल मार्केट का जो स्वरूप होता है वो लार्ज होता है, बृहत। इसके साथ ही रूरल मार्केट में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है और यह सेंट्रलाइज्ड स्वरूप में नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप में नहीं होता है, बल्कि स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है, दूर दूर फैला हुआ होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, रूरल, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन द रूरल मार्केट इज? ग्रामीण बाजार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन ए, टू सेल द प्रोडक्ट, उत्पाद को बेचना। ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन सी, टू मैनेज द रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन डी, टू रीच द कस्टमर्स एंड रिटेलर्स, ग्राहकों एवं खुदरा व्यवसायियों तक पहुंचना। इंडियन रूरल मार्केट की जो सबसे बड़ी कमी है वह है रूरल मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव।
जैसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध नहीं हैं, मंडियों का कोई व्यवस्थित स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, साथ ही साथ जो अदर कनेक्टिविटी है, अदर टाइप की कनेक्टिविटी है, इसका भी अभाव है। और इन सब की वजह से जो कस्टमर्स हैं या रूरल एरिया में काम करने वाले जो बिजनेसमैन हैं उन तक पहुंच पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर देखें, इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टू रीच द कस्टमर्स एंड रिटेलर। ग्राहकों एवं खुदरा व्यवसायियों तक पहुँचना ही ग्रामीण बाजार की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ डॉट डॉट इन रूरल मार्केट इज एक्सेप्टेबिलिटी। ग्रामीण बाजार में किसका सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वीकार्यता है? ऑप्शन ए द प्रमोशन मिक्स, ऑप्शन बी द कम्युनिकेशन मिक्स, ऑप्शन सी द प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्शन डी द मार्केटिंग मिक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HUL, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यह एक बड़ी FMCG कंपनी है। तो यहाँ है HUL प्रोजेक्ट शक्ति इज मेंट फॉर व्हाट। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की शक्ति परियोजना डॉट डॉट के लिए है, किसके लिए है? ऑप्शन ए लेबरर, श्रमिकों के लिए है, ऑप्शन बी रूरल यूथ, ग्रामीण युवकों के लिए है, ऑप्शन सी रूरल यूमेन, ग्रामीण महिलाओं के लिए है, ऑप्शन डी फार्मर्स, कृषकों के लिए। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, जहाँ आप सभी जानते हैं, आप सबके घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेली यूज में इस्तेमाल होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका प्रोडक्ट रेंज बहुत ही वाइड है और आज पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 50% किसी न किसी रूप से HUL का कस्टमर है। इसने इंडिया के अंतर्गत 2001 में एक स्कीम लॉन्च की, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था शक्ति प्रोजेक्ट शक्ति। यह प्रोजेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। महिला सशक्तिकरण इस प्रोजेक्ट का थीम था। इसके अंतर्गत HUL ने 1 लाख से ज़्यादा माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स, जिसमें ख़ास तौर पे महिलाएं काम करती हैं या महिलाओं की प्रमुख भूमिका थी, उनको इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया और महिलाओं के अंतर्गत, खासकर ग्रामीण महिलाओं के अंतर्गत इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप हो सके तथा वे अपना खुद का व्यापार कर सकें, खुद के बिजनेस लगा सकें और इस प्रकार से उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो सके, वो फाइनेंशियली रूप से सक्षम हो सके, स्वावलंबी हो सके। इसको लेकर के HUL ने बहुत बृहद पैमाने पर इंडिया में काम किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहां आवश्यकता थी वहां HUL ने अपने प्रोफेशनल्स के द्वारा इन महिलाओं की ट्रेनिंग कराई। इन महिला एंटरप्रेन्योर्स की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया और कंपनी को इसके बदले में क्या फ़ायदा हुआ, तो इन महिलाओं के माध्यम से या इन महिला एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से कंपनी के प्रोडक्ट की सेल गांव तक होने लगी। और उस समय जो HUL से जुड़ी हुई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी उन्हें शक्ति अम्मा के नाम से जाना जाता था, शक्ति अम्मा कहा जाता था। यह मुख्य रूप से HUL के ही प्रोडक्ट्स गांव तक बेचती थी और उनका प्रमोशन करती थी, उनकी पूरी मार्केटिंग करती थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट शक्ति इनेबल्स रूरल वुमेन इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया टू
नर्चर। प्रोजेक्ट शक्ति भारत भर के गांव में ग्रामीण महिलाओं को डॉट डॉट का पोषण करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी माइंडसेट, रोजगार मानसिकता। ऑप्शन बी स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, कौशल और आत्मविश्वास। ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता। ऑप्शन डी इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, उद्यमी मानसिकता। अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में देखा। प्रोजेक्ट शक्ति का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वह रूरल वुमेन में इंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाना। तो यहाँ भी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, उद्यमी मानसिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ हार्ट्स इन विलेज। गांव में हार्ट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ विलेजर्स, ग्रामीणों के लिए संपर्क स्थल। ऑप्शन बी मीन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एंड एक्सचेंज रूरल सरप्लस, स्थानीय उत्पादों के वितरण और व्यापार तथा ग्रामीण अधिशेषों के विनिमय स्थल के रूप में। ऑप्शन सी एन अपॉर्चुनिटीज फॉर बाइंग डेली नेसेसिटीज, दैनिक आवश्यकताओं के सामान खरीदने का एक अवसर। ऑप्शन डी अ प्लेस फॉर पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट, राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क के लिए एक स्थान। हाट जिसे गांव का बाजार कहते हैं, गांव की मंडी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है लोकल प्रोडक्ट्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड करना, जिससे कि उनकी ट्रेडिंग हो सके और जो भी रूरल सरप्लस है उनका एक्सचेंज संभव हो सके। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एंड एक्सचेंज रूरल सरप्लस, स्थानीय उत्पादों के वितरण और व्यापार तथा ग्रामीण अधिशेषों के विनिमय स्थल के रूप में हाट बाजार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली इज वन ऑफ द डॉट डॉट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, परिवार उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले डॉट डॉट कारकों में से एक है। किस प्रकार के कारकों में से एक है। परिवार उपभोक्ता व्यवहार को किस प्रकार के कारकों के रूप में प्रभावित करता है, यह इस प्रश्न में जानने की अपेक्षा है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन ए है पर्सनल, व्यक्तिगत। ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी सोशल, सामाजिक। ऑप्शन डी बिजनेस, व्यावसायिक। तो परिवार की जहाँ तक बात है, परिवार एक सामाजिक इकाई है, एक सोशल यूनिट है। परिवार एक सोसाइटी में एक यूनिट की तरह काम करता है जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है और सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है फैमिली इज़ वन ऑफ द सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, परिवार उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक में से एक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सोशल, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन refers to the spreading of consumption of an innovation through communication channels in a dot dot। नवाचार का प्रसार संचार माध्यमों द्वारा एक डॉट डॉट में नवाचार के उपभोग का प्रसार है। ऑप्शन ए सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। ऑप्शन बी कल्चरल सिस्टम, सांस्कृतिक प्रणाली। ऑप्शन सी पॉलिटिकल सिस्टम, राजनैतिक व्यवस्था या राजनैतिक प्रणाली। ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, तकनीकी व्यवस्था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए सोशल सिस्टम सामाजिक प्रणाली। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन रिफर टू द स्प्रेडिंग ऑफ कंजम्पशन ऑफ इनोवेशन थ्रू कम्युनिकेशन चैनल इज अ सोशल सिस्टम। नवाचार का प्रसार संचार माध्यमों के द्वारा एक सामाजिक प्रणाली में नवाचार के उपभोग का प्रसार है, जिसे हम नवाचार का प्रसार या डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परचेज प्रेफरेंस ऑफ रूरल कंज्यूमर इज शिफ्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशनल कंजम्पशन टू व्हाट। ग्रामीण उपभोक्ताओं का क्रय प्राथमिकता पोषणीय उपभोग से किस ओर जा रही है। हम सब जानते हैं कि भारत गांव का देश है। लोग कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, लेकिन यह भी सत्य है कि गांव में गरीब बसते हैं। गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गरीब है, जिनकी ज़रूरतों में सबसे बड़ा हिस्सा न्यूट्रिशनल कंजम्पशन का है, खाद्यान्नों का है, खाने के जो सामान हैं उनका रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय गांव की स्थिति बदल रही है। विकास गांव की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, और आज भारत के गांव भी शहरों से कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। रूरल एरिया के जो कंज्यूमर हैं उनका बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब वह न्यूट्रिशनल कंजम्पशन की डिमांड तो करते ही हैं, इसके साथ ही साथ अब वे अन्य प्रकार की डिमांड्स भी करने लगे हैं। जहां रूरल मार्केट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंजम्पशन या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की डिमांड थी, वह अब चेंज हो गई है। अब फास्ट फूड प्रोडक्ट, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड रूरल मार्केट में भी बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स, प्रदर्शनकारी उत्पाद। इनका पहले रूरल मार्केटिंग में नगण्य स्थान था, लेकिन आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई है, रूरल एरिया में भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से देखें तो अब ग्रामीण जो उपभोक्ता है, जो रूरल कस्टमर है, जो रूरल कंज्यूमर है, वह न्यूट्रिशनल कंजम्पशन के स्थान पर अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट की भी डिमांड कर रहा है, और मार्केट न्यूट्रिशनल कंजम्पशन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट, प्रदर्शनकारी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्रेडिशनल इकोनॉमी डॉट डॉट इज वन ऑफ द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परंपरागत अर्थव्यवस्था में डॉट डॉट उत्पादन के तीन प्रमुख कारकों में से एक है। अर्थात निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंतर्गत प्रोडक्शन का एक मुख्य साधन है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजर उर्वरक, ऑप्शन बी लैंड भूमि, ऑप्शन सी सीड्स बीज, ऑप्शन डी वाटर पानी। स्टूडेंट, आप सबको बता दें, क्लासिकल फैक्टर या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैक्टर की यदि बात करें तो तीन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वह है लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीन ट्रेडिशनल इकोनॉमी के सबसे प्रमुख उत्पादक कारक हैं। तो यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है लैंड, भूमि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण विपणन में एक चुनौती नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन संचार, ऑप्शन सी बाइंग मोटिव क्रय प्रेरणा,
ऑप्शन डी लिमिटेड नॉलेज, सीमित ज्ञान। रूरल मार्केट के चैलेंजेस की बात करें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन निश्चित तौर पर एक चैलेंज है, क्योंकि रूरल एरिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन तो एक निश्चित तौर पे रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन एक चैलेंज है। वहीं कम्युनिकेशन की बात करें तो कनेक्टिविटी का अभाव होने की वजह से कम्युनिकेशन एक बाधा के रूप में है, समस्या पैदा करता है। वहीं ऑप्शन डी की बात करें, लिमिटेड नॉलेज, सीमित ज्ञान, तो सही बात है कि ग्रामीण एरिया को, रूरल मार्केट को उतना अधिक एक्सप्लोर नहीं किया गया अब तक जितना अर्बन एरिया को एक्सप्लोर किया गया, जिसके कारण रूरल एरिया में मार्केटिंग एक चैलेंज है। वहीं ऑप्शन सी की यदि बात करें, बाइंग मोटिव, क्रय प्रेरणाएँ, तो ये कोई रूरल एरिया के मार्केटिंग की चैलेंज नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ नॉट अ चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, आगे भी इस टॉपिक पर और वीडियो मैं अपलोड करूँगा। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हमारे इस चैनल पर और भी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो उपलब्ध हैं, जिनका लिंक आपको इस चैनल पे मिल सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उनका लिंक आपको मिल सकता है, यहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आप अंत तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।